हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल रश्मि फन ब्लॉग पर। तो आप सब देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 21। इससे पहले इस कहानी के 20 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सब ने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अब तक आप सब ने पढ़ा था। गाड़ी प्रताप इंडस्ट्रीज़ के बाहर आकर रुकी। उसके अंदर से 6.5 फुट का हट्टा कट्टा आदमी बाहर उतरता है। उसने ब्लैक कलर का पठानी कुर्ता पहना हुआ था। उसके हाथ में एक बंदूक थी और उसके साथ एक और आदमी खड़ा हुआ था। उस आदमी ने भी पठान की तरफ देखा और कहा कि पठान साहब, यही है प्रताप इंडस्ट्रीज, आ गई है हमारी मंजिल हमारे सामने। तो पठान भी अब उस आदमी की तरफ देखता है और एक तंज भरी मुस्कान के साथ अंदर की तरफ जाने लगता है। अब देखते हैं आगे इस कहानी में क्या होता है। पठान ने भी अपनी बंदूक अपनी जेब में रखी और तेज कदमों के साथ प्रताप इंडस्ट्रीज के अंदर चला गया। वो जैसे ही हॉल में पहुंचा तो उसने एक आदमी को देखा और कहा कि संजय कहाँ मिलेगा। वो आदमी बहुत ही हैरानी से पठान की तरफ देख रहा था। पठान शक्ल से ही बहुत ज़्यादा साउथ इंडियन गुंडा लग रहा था। पठान ने इस बार एकदम कड़कती हुई आवाज़ में कहा कि कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, संजय कहाँ मिलेगा। वो आदमी भी एकदम से डर गया और उसने भी एक तरफ इशारा कर दिया और पठान भी सीधा उस कॉरिडोर की तरफ चला जाता है। और तभी उसके सामने एक गार्ड आता है और बोलता है कि कौन हो तुम और तुम ऐसे कैसे अंदर घुस गए, कौन हो तुम, निकलो यहाँ से। पठान ने भी गार्ड के गाल पर जोरदार खींचकर एक चांटा मारा और गार्ड वहीं धड़ाम से जमीन पर जाकर गिर जाता है और पठान फिर से आगे की तरफ चला गया। पठान ने जाकर सीधा रूम का दरवाज़ा खोला तो उसके सामने संजय बैठा हुआ था। संजय के बिल्कुल बराबर में रुद्र भी बैठा हुआ था। पठान ने संजय और रुद्र को गुस्से से घूरते हुए देखा और कहा कि तुम में से संजय कौन है। तो संजय ने भी अब हल्का सा एकदम से खड़ा ही हुआ था कि तभी पठान ने बंदूक निकालकर सीधा रुद्र की तरफ घुमा दी और संजय की तरफ देखकर बोलता है कि कल शाम तक 20 लाख रुपए मेरे अड्डे पर पहुंच जाने चाहिए, वरना मार दूंगा, समझा तू। रुद्र बिना डरे पठान की तरफ देखे जा रहा था। तो वहीं संजय, उसके चेहरे पर तो एकदम पसीने आ गए थे। शायद पठान बंदूक संजय के माथे पर रखता तो उसे इतना ज़्यादा डर नहीं लगता जितना कि उसे इस वक्त लग रहा था, क्योंकि बंदूक रुद्र के माथे पर रखी हुई थी। रुद्र की आंखों में भी बहुत ज़्यादा गुस्सा उतर आया था। वैसे भी कल रात उसका गुस्सा भी ठीक से निकला नहीं था अपनी गाड़ी पर, जो शायद आज पठान पर अच्छे से निकलने वाला था। संजय ने भी अपना सलाइवा गटकते हुए कहा कि तुम बंदूक नीचे करो, नीचे करो तुम अपनी बंदूक, तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। पठान ने भी हंसकर कहा कि बहुत समझदार आदमी लगते हो तुम, गुड, वेरी गुड। और तभी रुद्र अकड़ के साथ बोलता है कि कैसे मरोगे तुम। पठान ने एक नज़र घुमाकर रुद्र की तरफ देखा और बोला कि जवान खून होना तो चुप ही रहो। लेकिन रुद्र भी टेबल के पीछे से निकलकर अब पठान के सामने आकर अकड़ के साथ खड़ा हो गया और गुस्से से बोलता है कि पापा ने सुना होगा, मैंने नहीं सुना है, कैसे मरोगे तुम, अब ये बताओ। पठान ने भी इस बार फिर से हंसते हुए कहा कि बच्चे हो, बच्चे बनकर रहो, ज़्यादा बड़े बनने की कोशिश मत करो। लेकिन इस बार रुद्र ने भी अपनी कड़कती हुई आवाज़ में गुस्से से कहा कि जो पूछा है उसका जवाब दो, कैसे मरोगे तुम। रुद्र इतनी ज़्यादा खतरनाक आवाज़ में बोला था कि एक सेकंड के लिए तो पठान भी बहुत ज़्यादा डर जाता है। रुद्र के गुस्से को देखकर पठान ने भी संजय की तरफ घूर कर देखा और कहा कि समझा ले अपने बेटे को, नहीं तो बहुत बुरा होगा। संजय ने रुद्र की तरफ देखा और गुस्से से दांत पीसते हुए बोला कि रुद्र शांत हो जाओ तुम, रुद्र प्लीज शांत हो जाओ। रुद्र ने भी गुस्से में संजय की तरफ देखा और बोला कि बहुत शांत रह लिया हूँ पापा, अब बिल्कुल भी नहीं रहूंगा। जिसने भी आंख उठाकर आपकी तरफ देखा ना तो उसकी आंखें नहीं रहेंगी, नोच लूंगा उसकी आंखों को। रुद्र ने इतना ही कहा था कि तभी पठान ने भी बंदूक संजय के माथे पर तान दी और बोला कि तो ठीक है, तेरे बाप को ही आज के आज ही मार देता हूँ। रुद्र की आंखों में बहुत ज्यादा गुस्सा उतर आया। उसने अगले ही पल पठान के हाथ पर अपनी जोर से लात मारी और पठान के हाथ से जो बंदूक थी वो एकदम से कैबिन के फर्श पर जाकर गिर पड़ती है। पठान को तो जैसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अभी उसे कुछ समझ आता उससे पहले ही रुद्र ने पठान के कॉलर को पकड़ लिया और उसे वहीं दीवार से लगा दिया और उसकी आंखों में देखकर एकदम लाल आंखों से गजरते हुए बोलता है कि पापा को मारेगा तू, तू पापा को मारेगा, मेरे पापा को मारेगा तू। इतना कहकर उसने भी पठान के मुंह पर एक खींच कर जोरदार मुक्का जड़ दिया और देखते ही देखते उसने पठान को वहीं पर बहुत ज्यादा पीटा। उसके मुंह से खून आने लगा था। पठान रुद्र को मारने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन रुद्र कराटे चैंपियन था, किसी से पिटना रुद्र की फितरत में ही नहीं था। वो तो बस सबको पीटना जानता था। आज तक कोई भी रुद्र को हाथ तक नहीं लगा पाया था और ना ही आने वाले समय में रुद्र अभी किसी से भी मार खाता। रुद्र तो बस किट्टू से ही पिटने वाला था। तो रुद्र भी अब पठान को बहुत ज्यादा मार रहा था और संजय जो आंखें फाड़े रुद्र को ही देख रहा था।
संजय अच्छे से जानता था कि रुद्र का गुस्सा उसके सारे बच्चों से सबसे ज्यादा खतरनाक है, लेकिन आज तो रुद्र ने अपने गुस्से के एकदम से दर्शन अपने पापा को भी करवा दिए थे। संजय बहुत ही ज्यादा हैरानी से रुद्र को देख रहा था। संजय जल्दी से आगे आया और फिर उसने रुद्र की बाजू पकड़कर खींचते हुए कहा कि रुद्र रुद्र छोड़ो उसे, मर जाएगा वो। लेकिन रुद्र अभी उसे छोड़ने वाला नहीं था। उसने एक हाथ से पठान की गर्दन अपनी बगल में दबा रखी थी और उसकी कमर पर जोर से अपनी कोहनी को मारते हुए बोलता है कि मेरे पापा को बंदूक दिखाएगा तू मेरे पापा को धमकी देगा, मारेगा तू मेरे पापा को मारेगा तू। इतना कहकर उसने भी पठान का सिर पकड़ा और फिर वहीं जोर से दीवार पर दे मारा। अब तो पठान के सिर से भी खून निकलने लगा था। संजय तो अपनी आंखें हैरानी से फैलाए उसे देख रहा था। पठान के सिर से खून आने लगा था, लेकिन रुद्र ने भी पठान पर जरा सा भी तरस नहीं खाया। उसने फिर से पठान की बाजू पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और फिर एक खींच कर कराटा उसके सीने पर जोर से दे मारा। और ये देखकर तो संजय की आंखें हैरानी से और भी ज्यादा फैल गई थी। उसने एक बार फिर से रुद्र को पठान से दूर करने की कोशिश करते हुए थोड़ा सा गुस्सा करते हुए कहा कि रुद्र छोड़ो उसे, तुम उसे बहुत मार चुके हो पहले से ही। रुद्र छोड़ दो, ये बहुत ज्यादा खतरनाक आदमी है, छोड़ो उसे। लेकिन रुद्र ने भी पठान को नहीं छोड़ा था, बल्कि वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझसे ज्यादा खतरनाक नहीं है ये पापा। इसे पता चलना चाहिए कि इसने किसके साथ क्या किया है, किसके माथे पर बंदूक लगाई है। रुद्राक्ष प्रताप सिंह के पापा के माथे पर इसने बंदूक तानी है। इतना कहकर रुद्र ने भी अब पठान का कॉलर पकड़ा और उसे कॉरिडोर में खींचता हुआ बाहर लेकर आता है। लेकिन एक एक कदम पर वो पठान को बुरी तरह से मार रहा था। वहीं संजय को तो समझ में आ गया था कि रुद्र उसे अब एकदम से नहीं छोड़ेगा, उससे वो नहीं रोक पाएगा। जैसे ही रुद्र पठान को लेकर किट्टू के कैबिन के पास पहुंचा तो किट्टू की सांसें तो एकदम से रुक गई थी। वो तो अपने कैबिन के दरवाजे के पास खड़ी होकर कांपने लगी थी। उसकी आंखों में भी एकदम से पानी उतर आया था। उसने भी रुद्र का गुस्सा पहली बार देखा था, रुद्र का रुद्र रूप देखा था, जिसकी वजह से उसे सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। वो तो ये जानती थी कि रुद्र बहुत ही ज्यादा गुस्से वाला है, लेकिन इतना ज्यादा गुस्से वाला है कि एक इंसान को जानवरों की तरह मारेगा, वो कभी भी नहीं जानती थी, ना ही उसने कभी देखा था। रुद्र ने एक नजर भी किट्टू की तरफ नहीं देखा, बल्कि पठान को खींचता हुआ और भी ज्यादा मारने लगता है और उसे वहीं से घसीटता हुआ बाहर लेकर जाने लगा। और तभी संजय भी पीछे से जल्दी जल्दी चिल्लाते हुए नील के कैबिन में आता है। नील को देखकर वो बोलता है कि नील जल्दी से जाओ और अपने भाई को रोको, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ। जाओ जाकर रुद्र को रोको अभी के अभी। तो संजय की आवाज सुनकर नील ने भी अब संजय की तरफ हैरानी से देखा और संजय बोलता है कि मेरी शक्ल देखने का टाइम नहीं है, यहाँ पर मेरी शक्ल मत देखो, जाओ अपने भाई को जाकर रोको, वरना अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ। नील को भी समझते देर नहीं लगी कि रुद्र कुछ तो गलत कर रहा है, जिससे उसके पापा इतना ज्यादा डर रहे हैं। वो भी अब जल्दी से अपनी चेयर से उठता है और कॉरिडोर में गया। उसने देखा तो रुद्र भी पठान को खींचता हुआ गुस्से से बाहर लेकर जा रहा था। नील भी तेज आवाज में बोलता है कि रुद्र क्या हुआ है, रुक जा, रुद्र की क्या कर रहा है, तो रुद्र कौन है ये। रुद्र ने भी बिना पलटे कड़कती हुई आवाज में कहा कि पापा के माथे पर गन तान रहा था ये सुनकर तो नील की आंखें भी हैरानी से फैल गई थी और वो भी अब तेज कदमों के साथ पठान के पास आ गया और फिर उसने भी पठान की गुद्दी पकड़ ली और उसका सिर दीवार से जोर से दे मारा। पठान की हालत तो पहले से ही रुद्र ने बहुत ज्यादा बुरी कर दी थी, उसकी हालत बहुत ज्यादा बुरी थी, उसके मुंह से भी खून आ रहा था, आंखें भी एकदम से काली पड़ गई थी, उसके कपड़े भी बुरी तरीके से फटे हुए थे, सिर में भी जगह जगह से खून निकल रहा था। लेकिन ना तो रुद्र को इस पर एक बार भी तरस आया था और ना ही अब नील को उसके ऊपर एक बार भी तरस आया। तो वहीं संजय तो अब आंखें फाड़ कर नील को भी देखे जा रहा था। वो जोर से चिल्लाते हुए बोलता है कि नील ये क्या कर रहा है, तो रुक जा नील ये क्या है। नील भी अब अपने पापा को देखना एकदम से इग्नोर कर देता है। रुद्र और नील दोनों ही भाई घसीटते हुए उसे हॉल के अंदर ले आए और नील ने भी लात मारकर उसे धक्का देते हुए कहा कि हमारे पापा को बंदूक दिखाएगा तू, तेरी इतनी हिम्मत, हमारे पापा को मारेगा तू। तभी संजय भी पीछे से आता हुआ बोलता है कि नील रुद्र बस बहुत हो गया है तुम दोनों का, बस करो ना, प्लीज रुक जाओ। लेकिन दोनों ही भाई अब संजय की बात नहीं सुन रहे थे और तभी धनराज ने भी संजय को पीछे से पकड़कर कहा कि पागल हो गया है तू पागल हो गया है क्या, देख रहा है ना कि दोनों के सिर पर कितना ज्यादा खून सवार है, पागल हो गए हैं दोनों, शांत हो जा। संजय ने भी हल्का सा पलटकर हैरानी से धनराज की तरफ देखा और बोला कि तुम इन दोनों की साइड ले रहे हो, इन दोनों को बचा रहे हो तुम। तो धनराज ने भी अब थोड़ा सा मुंह छुपाते हुए कहा कि मैं किसी की भी साइड नहीं ले रहा हूँ यार, लेकिन इस वक्त उन्हें ना बिल्कुल भी मत छेड़ो, देख रहे हो
ना दोनों के दोनों कितना ज़्यादा नरसिम्हा अवतार लिए हुए हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में है। संजय भी दांत पीसते हुए गुस्से से बोलता है कि धनराज, मैं नील को बुलाकर लाया था ये सोचकर कि वो रुद्र को रोकेगा और इस आदमी को बचा लेगा, लेकिन नहीं यार, नील तो खुद ही आकर उस आदमी को पीटने लगा। क्या करूं मैं? तुम्हें पता है वो किट्टू इस रुद्र को देखकर कितना ज्यादा डर गई है। संजय ने भी धीरे से कहा कि यार तेरे बेटे को देखकर तो मैं भी डर जाता हूँ, तो वो क्या डर जाएगी। संजय ने भी अब अपनी आंखों को कसकर बंद कर लिया और फिर अपने दोनों ही बेटे को देखकर थोड़ा सा गुस्सा करते हुए बोलता है कि बस बस करो तुम दोनों, बस बहुत हो गया है। लेकिन दोनों ने अभी तक पठान को पीटना नहीं छोड़ा था, वो दोनों अभी भी लगातार पठान को पीटे जा रहे थे। फाइनली पठान जमीन पर जाकर गिर पड़ता है और लगभग एकदम से बेहोश हो गया था। नील ने भी अब एक आदमी की तरफ नजर उठाकर देखा और कहा कि तो तू उसके साथ आया है ना, तो इसे के साथ लेकर आया था। वो पठान का ही आदमी था, लेकिन पठान की ऐसी हालत देखकर तो उसने भी जल्दी में ना में अपनी गर्दन हिला दी और फिर मिनट से पहले से ही वहां से जल्दी से भाग जाता है। तो वहीं रुद्र अभी भी लंबी लंबी सांसें ले रहा था और काफी ज्यादा गुस्से से पठान को देख रहा था। इधर उधर वो चलने लगता है और अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगता है। और तभी नील ने भी अपना फोन निकाला और फिर पुलिस को कॉल कर दिया। थोड़ी ही देर में वहां पर पुलिस आ जाती है। पुलिस को देखकर नील भी थोड़ा शांति से बोलता है कि मैंने ही फोन किया था आपको, ये गुंडा हमारे ऑफिस में घुसकर हमारे पापा के ऊपर ही बंदूक तान रहा था, हमारे पापा को बंदूक दिखा रहा था और मारने की कोशिश कर रहा था। इंस्पेक्टर ने भी पठान की तरफ देखा और फिर नील की तरफ देखकर बोलता है कि आपने तो इसे बहुत ज्यादा मारा है। नील ने भी शांति से कहा कि अच्छा तो क्या करते, इसे मारते नहीं तो फिर क्या, बंदूक देखकर पैंट में सूसू कर देते। ये सुनकर तो वहाँ आसपास जितने भी लोग खड़े हुए थे उनके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है, जबकि संजय उसकी आंखों में तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा उतर आया था। वो काफी ज्यादा गुस्से से उन दोनों को घूर रहा था। इंस्पेक्टर बोलता है कि मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, लेकिन इतना भी नहीं मारना चाहिए था आप दोनों को इसे। नील बोलता है कि वही तो पूछ रहा हूँ, ये हमारे पापा को बंदूक दिखा रहा था ना, ये हमारे पापा को मारने के लिए आया था और हम क्या करना चाहिए था हमें बता सकते हैं आप? इसे बैठाते, समोसे खिलाते, चाय पिलाते, फिर आपको कॉल करते, मारते नहीं है ना। अगले ही पल नील भी अब मन ही मन खुद से बड़बड़ाते हुए बोलता है कि समोसे से याद आया, दादाजी को समोसे बनाना भी तो सिखाना है। इंस्पेक्टर अभी कुछ नहीं बोलता है और फिर उसने भी संजय की तरफ देखा और कहा कि आप इनके पिता हैं। संजय भी कुछ बोलता उससे पहले ही रुद्र भी संजय के बिल्कुल सामने आ गया और फिर संजय को रुद्र की पीठ दिखाई दे रही थी। रुद्र ने भी हाथ बांधकर इंस्पेक्टर की तरफ देखा और कहा कि इसकी जमानत नहीं होनी चाहिए, कोई भी नहीं करेगा इसकी जमानत, अगर इसकी जमानत हो गई तो फिर तू तो गया। हालत देख रहा है ना इसकी कैसी कर दी है, तो फिर तेरी हालत भी इससे ज्यादा बुरी कर दूंगा अगर इसकी जमानत ली तूने। अब इसे उठा और लेकर चलते बनो। रुद्र की कड़कती हुई आवाज सुनकर तो अब इंस्पेक्टर ने भी अपना सलाइवा गटक लिया था और तभी एक कांस्टेबल ने भी इंस्पेक्टर के कान में आकर धीरे से फुसफुसाते हुए कहा कि सर पंगा मत लो, आप बहुत फेमस बिजनेस टाइकून है, बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, बहुत ही ज्यादा, कहीं ऐसा ना हो कि सच में आपकी हालत ऐसी ही कर देगी। और वैसे भी आप भी जानते हो और मैं भी बहुत अच्छे से जानता हूँ कि पठान फिरौती का नाम है, फिरौती का काम करता है ये, लेकर चलते हैं ना इसे और जितना हो सके इन अमीर लोगों से दूर ही रहें तो हमारे लिए ज़्यादा सही है, इनसे बहस करके कुछ भी नहीं मिलेगा हमें। इंस्पेक्टर को भी अब कांस्टेबल की बात समझ आ गई थी, उसने भी दो कांस्टेबल की तरफ देखा और कहा कि उठाओ इसे अभी के अभी और लेकर चलो। फिर उसने रुद्र की तरफ देखा और बोला कि आप इसे केस करना चाहते हो या फिर आपको पुलिस स्टेशन पर आना पड़ेगा। रुद्र कुछ नहीं बोलता है, बस काफी ज्यादा गुस्से में इंस्पेक्टर की तरफ घूर कर देखता रहता है। इंस्पेक्टर ने भी अपना सलाइवा कटका और फिर धीरे आवाज में बोलता है कि जी मैं समझ गया, जमानत नहीं होगी इसकी। इतना बोलकर वो अब पठान को लेकर वहां से चला गया और उसके जाते ही रुद्र ने भी संजय की तरफ पलट कर देखा तो संजय काफी ज्यादा गुस्से में रुद्र को ही देख रहा था। तभी उसने रुद्राक्ष के पीछे से संध्या को आते हुए देखा। संध्या को देखकर तो संजय का गुस्सा अब थोड़ा सा शांत हो गया था और दिल में कहीं ना कहीं सुकून आ गया था। उसकी नजर संध्या पर ही टिकी हुई थी। संध्या ने भी नेवी ब्लू कलर की जॉर्जेट की साड़ी पहनी हुई थी, बालों का एक वन साइड बनाया हुआ था, आंखों में गहरा गहरा काजल, माथे पर रेड कलर की गोल सी बिंदी, होंठों पर हल्की हल्की सी लिपस्टिक और नाक के बराबर मेकअप। उसका चेहरा आज भी उतना ही चमक रहा था और इस उम्र में भी संध्या बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। संजय कुछ देर तक तो अब संध्या को ऐसे ही देखता रहता है और आज कितने सालों के बाद संध्या ऑफिस आई थी, वो भी उसके सामने। और तभी धनराज ने भी धीरे से संजय के कान में आकर कहा कि संध्या तो बिल्कुल मैचिंग के कपड़े पहनकर आई है तेरे यार। संजय को भी अब एकदम से समझ में नहीं आया, उसने हैरानी से धनराज की तरफ देखा तो धनराज ने भी अब संजय के कोट की तरफ इशारा किया तो संजय
ने भी आज नेवी ब्लू कलर का कोट पहना हुआ था और जैसे ही उसने अपने कोट की तरफ देखा वैसे ही उसके चेहरे पर भी हल्की हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। और फिर संजय जो कि संध्या की तरफ ही देखे जा रहा था, उसकी नज़रें तो अभी भी उसी के ऊपर टिकी थी और अब संध्या की नज़र भी संजय पर जाती है। संध्या के चेहरे पर भी एक मीठी सी मुस्कुराहट आ गई थी और तभी उसने भी महसूस किया कि जैसे कोई उसके पैर को छू रहा है। वो कोई और नहीं था, नील और रुद्र थे। दोनों ने ही संध्या के पैर छुए और फिर दोनों ने ही एक एक करके संध्या को अपने गले लगा लिया। दोनों के चेहरे पर हल्की हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। नील बोलता है कि माँ, आप यहाँ पर कोई सरप्राइज है क्या? तो संध्या ने भी हल्की सी ना में अपनी गर्दन हिला दी, लेकिन उसकी नज़र तो अभी संजय पर ही टिकी हुई थी। वो अभी भी संजय को ही देख रही थी और तभी रुद्र बोलता है कि इतने दिनों के बाद, ओ सॉरी, इतने सालों के बाद, चलिए ना मेरे कैबिन में बैठते हैं माँ। संध्या उन दोनों को कोई भी जवाब नहीं दे रही थी, पर संजय को ही देखे जा रही थी। उसकी नज़र तो अब संजय से हट ही नहीं रही थी। वहीं संजय भी कुछ देर तक वहीं पर ऐसे ही खड़ा रहता है और फिर वो वहाँ से चला गया। संध्या बोलती है कि मैं तुम दोनों से बाद में मिलूंगी, पहले तो नील बोलता है कि हाँ हाँ, जाइए जाइए, पापा से मिल लीजिए आप पहले। आज बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है पापा, आप ही हो जो पापा को संभाल सकती हो, नहीं तो आज तो उनका गुस्सा फटने वाला है। इतना कहकर उसने रुद्र की तरफ देखा और अपनी आंख मार दी। तो संध्या ने भी नील के कान पकड़कर थोड़ा सा मरोड़ते हुए कहा कि तुझे शर्म नहीं आती है बिल्कुल भी? अपनी माँ से ऐसे मजाक करते हुए बहुत ज़्यादा बदतमीज हो गया है। तो अब इतने साल बाद आई हूँ तो फिर क्या तेरे पापा से भी ना मिलूँ क्या? ऐसे तो नहीं जा सकती हूँ ना, तुम दोनों जानते हो ना मुझे कितने दिनों बाद आई हूँ। रुद्र बोलता है कि हाँ हाँ जानते हैं, सब जानते हैं, जाइए जाइए पापा से मिल लीजिए आप, मैं कैबिन में कुछ भिजवा देता हूँ आपके लिए। संध्या ने भी हल्के प्यार से रुद्र के गाल पर अपना हाथ लगाकर कहा कि तू है ना मेरा समझदार बेटा। रुद्र बोलता है कि हाँ माँ, मैं समझदार हूँ, तभी तो आपने मुझे इतना ज़्यादा इमोशनली ब्लैकमेल करके मुझे पापा के पास छोड़ दिया था, हमेशा हमेशा के लिए। संध्या बोलती है कि ओह, तो तुम दोनों से अब बात करना ही बेकार है। इतना कहकर वो वहाँ से चुपचाप से चली जाती है। संध्या सब कुछ हैरानी से देख रही थी। 20 सालों में बस उस ऑफिस में बहुत कुछ बदल गया था, हर एक चीज़ नई हो गई थी। संध्या को वो पल एकदम से याद आ रहा था जब वो वहाँ पर जॉब करती थी। अब तो उसे पता भी नहीं था कि संजय का कैबिन कौन सा है और वो किस कैबिन में पहले काम करती थी। कुछ आगे चलने के बाद उसने हल्का सा पलट कर नील और रुद्र की तरफ देखा तो नील बोलता है कि यहीं से सीधा सीधा जाएंगी आप और लेफ्ट में किट्टू का कैबिन पड़ेगा और उसके आगे रुद्र का कैबिन है और उसके सामने वाला मेरा और मेरे कैबिन के बिल्कुल बराबर में पापा का कैबिन है। तो संध्या ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर चेहरे पर मीठी सी मुस्कुराहट लेकर उस तरफ की तरफ चली जाती है जहाँ पर अभी संजय का कैबिन था, जहाँ नील ने उसे भी कहा था। संध्या सीधा कॉरिडोर से जा रही थी और तभी उसकी नज़र किट्टू के कैबिन पर जाती है, जहाँ पर किट्टू अभी भी चुपचाप से दरवाजे के पीछे खड़ी हुई थी और उसके हाथ पैर अभी भी हल्के हल्के से कांप रहे थे। संध्या ने किट्टू की तरफ देखा और मुस्कुरा कर बोली कि तुम किट्टू हो? तो किट्टू को भी अब बहुत ज़्यादा हैरानी हुई। वो बोलती है कि जी हाँ, मैं किट्टू हूँ, कात्यायनी पुरोहित। तो संध्या ने भी किट्टू के गाल पर प्यार से हाथ लगाया और बहुत ही प्यार से बोलती है कि बहुत ही प्यारी हो तुम। नील ने भी मुझे बताया था तुम्हारे बारे में, बिल्कुल भी फिक्र मत करो, तुम्हारी माँ भी ठीक हो जाएंगी और तुम्हारे पापा भी बहुत जल्द आ जाएंगे। सब कुछ एक साथ ठीक नहीं होता है ना बेटा, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। किट्टू ने भी नम आंखों से हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और तभी उसने संध्या के पीछे रुद्र और नील को आते हुए देखा। जैसे ही उसने रुद्र को आते हुए देखा वो संध्या को देखकर धीरे से बोलती है कि मैम मुझे बहुत ज़्यादा काम है। इतना कहकर वो जल्दी से कैबिन के अंदर चली जाती है। तो वहीं संध्या को तो कुछ भी समझ में नहीं आया और फिर वो अब सीधा संजय के कैबिन की ओर बढ़ जाती है। संध्या ने भी अब संजय का दरवाज़ा हल्का सा कैबिन का खोलकर देखा तो संजय विंडो की तरफ पलटकर खड़ा हुआ था। संध्या का आना उसे एकदम से महसूस हो गया था। संध्या ने भी एक मीठी सी मुस्कुराहट के साथ बहुत ही प्यार से कहा कि संजय सर, मैं अंदर आ जाऊं? तो संजय के चेहरे पर भी बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है और वो बिना पलटे ही बोलता है कि मैं मना कर दूंगा तो क्या नहीं आओगी क्या? तो संध्या भी धीरे से बोलती है कि नहीं आऊँगी सर, आप जब से मुझसे दूर हुए हैं ना तब से मैंने आपकी बात को माना है, तब से आपकी हर एक बात को मानती आई हूँ। अगर आप भी कहोगे ना कि चली जाओ संध्या, तो हमेशा के लिए चली जाऊंगी फिर से। संजय का चेहरा एकदम से उतर गया था और उसने भी पलटकर संध्या की तरफ देखा तो संध्या की आंखों में भी हल्की हल्की सी नमी आ चुकी थी। संजय ने भी अब अपनी दोनों ही बाहें फैला दी और संध्या भी जल्दी से आकर संजय के गले लग जाती है। संजय ने भी अब अपनी पकड़ संध्या पर कस दी थी और उसे अपनी बाहों में भर लिया था। वैसे तो वो एक हफ्ते में एक बार संध्या से मिलने जरूर चला जाता था, लेकिन फिर भी उसे ऐसा
लगता था कि संध्या उससे बहुत ज़्यादा दूर रहती है और वो बहुत ही सालों बाद उससे मिलता है। तो वहीं संध्या वो भी संजय को महसूस कर रही थी। संध्या की आंखों में भी हल्के हल्के से आंसू थे, उसकी आंखें बंद थी और भरे हुए गले से वो धीरे से पूछती है कि कैसे हैं आप। तो अब संजय भी अपनी पकड़ कसते हुए बोला कि तुम्हारे बिना कैसे हो सकता हूँ मैं। संध्या बोलती है कि मुझे लगा कि आप मुझे यहाँ पर देखकर गुस्सा हो जाओगे। संजय ने भी अब हल्का सा संध्या पर अपनी पकड़ ढीली करी और थोड़ा सा उसके करीब जाते हुए कहा कि संध्या प्लीज ऐसा कुछ भी मत बोलो, प्लीज इसका जवाब मेरे पास अभी नहीं है, ऐसा कुछ भी मत बोलो जो मैं कुछ ना बोल पाऊँ तुम्हें। संध्या ने भी हल्का सा गर्दन हाँ में हिलाई और थोड़ी देर तक तो वो दोनों ऐसे ही खड़े रहते हैं। उसके बाद संजय और संध्या दोनों ही सोफे पर आकर बैठकर आराम से बातें कर रहे थे। संजय ने संध्या का हाथ पकड़ा हुआ था और संध्या भी मुस्कुराहट के साथ संजय से बातें कर रही थी। और तभी कैबिन का दरवाजा खुलता है तो संजय ने जल्दी से संध्या का हाथ छोड़ दिया और फिर संजय ने जैसे ही दरवाजे की तरफ देखा वहां पर नील खड़ा हुआ था। लेकिन नील ने देख लिया था कि उसके पापा ने उसकी मम्मी का हाथ पकड़ा हुआ था और वो भी एक दूसरे के एकदम काफी करीब होकर बैठे हुए थे। तो नील के चेहरे पर भी एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है और फिर नील के हाथ में भी एक ट्रे थी, वो उसे लेकर सीधा अंदर आ गया और टेबल पर रखता हुआ बोलता है कि माँ लीजिए आपका फेवरेट डोसा लेकर आया हूँ। तो संध्या ने काफी ज्यादा हैरानी से नील की तरफ देखा और बोली कि तुम्हें याद था। तो नील बोलता है कि हाँ हाँ माँ मुझे बिल्कुल याद था, आपकी फेवरेट चीज़ मैं कैसे भूल सकता हूँ। आपने एक दिन बताया था ना कि हमारी कंपनी में जो कैंटीन है उसका डोसा आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा पसंद है। अब वो सब कुछ छोड़िए, आप ऐसे इमोशनल होकर मुझे मत देखा करिए ना, मुझे ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। ये सारी इमोशंस आप ना अपने पति को ही दिखाइए, मुझे बिल्कुल भी नहीं। अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर वो भी अब सीधा कैबिन से बाहर चला गया और उसके जाते ही संध्या ने भी ट्रे उठाई और फिर अपनी गोद में रख ली और फिर एक छोटा सा बाइट संजय की तरफ प्यार से बढ़ा दिया। तो संजय भी काफी ज्यादा हैरानी से संध्या को ही देख रहा था। संजय अपने मन ही मन बड़बड़ाते हुए अपने आप में ही बोलता है कि मेरी वजह से संध्या ने कितना ज्यादा सेक्रीफाइस किया है, कितना कुछ झेला है अकेले। संध्या कितना ज्यादा समझदार है, कितना सेक्रीफाइस किया है संध्या ने मेरे लिए। और तभी संध्या बोलती है कि क्या हुआ है, आप नहीं खाएंगे क्या। संजय ने भी संध्या के हाथ से खाना खा लिया और फिर एकदम से बोलता है कि संध्या तुम ना बहुत अच्छी हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छी, सच में तुमसे अच्छी बीवी मुझे नहीं मिल सकती थी। संध्या ने भी अब संजय को फिर से थोड़ा सा डोसा खिलाते हुए कहा कि ये लीजिए, ये ना पिछले कई सालों से मैं सुनती आई हूँ, कुछ ऐसा कहिए जिससे मैं ना थोड़ा सा और इम्प्रेस हो जाऊँ। ये सुनकर तो संजय के चेहरे पर भी एक मीठी सी मुस्कुराहट आ जाती है और फिर उसने भी अपने हाथों से संध्या को डोसा खिलाया। और ये नज़ारा देखकर तो नील भी अब कैबिन के बाहर खड़े होकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। उसके चेहरे पर भी हल्की हल्की सी शर्म आ गई थी। उसने भी अपने दोनों ही हाथों से अपना मुंह छुपा लिया और फिर खुद से ही बोलता है कि हाय हाय, वो दिन कब आएगा जब मेरी टीचर जी मुझे ऐसे ही समोसे खिलाएंगी और मैं भी उन्हें अपने हाथों से समोसा खिलाऊंगा। इतना कहकर वो भी अब एकदम से सीटी बजाता हुआ रुद्र के कैबिन के अंदर चला गया। रुद्र इस वक्त लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था और उसकी आंखें लैपटॉप में ही एकदम से गड़ी हुई थी। नील तो सोमनाथ और अशोक को हल्के में लेते हुए चल रहा था, उसे तो जैसे कुछ खास फर्क नहीं था। लेकिन रुद्र वो तो अब उनका परमानेंट इलाज करने वाला था, कुछ भी करके अब उनको वो एकदम से खत्म करने वाला था। नील को देखकर रुद्र बोलता है कि क्या हुआ है, इतना ज्यादा शर्मा क्यों रहा है। तो नील ने भी मुस्कुराकर कहा कि रुद्र मम्मी पापा इस उम्र में भी ना बहुत ज्यादा रोमांस करते हैं यार, हम दोनों भी करेंगे ना। तो रुद्र ने भी हैरानी से नील की तरफ घूरकर देखा और कहा कि हम क्यों करेंगे रोमांस। नील बोलता है कि क्यों क्यों हम क्यों नहीं करेंगे यार, जब मम्मी पापा एक दूसरे को इतने प्यार से खाना खिला सकते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ कर बैठ सकते हैं, एक दूसरे की इतनी ज़्यादा केयर कर सकते हैं, जब पापा हर हफ्ते मम्मी के पास जाते हैं उनसे मिलने के लिए, तो क्या हम बुढ़ापे में रोमांस नहीं करेंगे क्या। हम भी बिल्कुल पापा मम्मी की तरह ही करेंगे। रुद्र ने भी इस बार अपनी हथेली अपने माथे पर मारकर कहा कि लेकिन हम दोनों क्यों करेंगे यार, तू पागल हो गया है क्या। बिल्कुल पागल है, क्या बोल क्या रहा है। तो नील को अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर रुद्र क्या कहना चाहता है उसे। तो रुद्र ने भी अब थोड़ा सा दांत पीसते हुए गुस्से से कहा कि हम रोमांस नहीं करेंगे, समझा। तू भाभी के साथ रोमांस करेगा और मैं अपनी। तो रुद्र ने भी इतना ही कहा था कि तभी नील बोलता है कि ओ अच्छा, समझ गया समझ गया। अचानक ही नील ने भी झटके से रुद्र की तरफ देखा और बोला कि तू पागल है क्या। बिल्कुल पागल है तू, मैं भी तो अलग हेलने की कह रहा था, मैं कौन सा कह रहा था कि एक साथ करेंगे हम दोनों एक ही के साथ रोमांस। रुद्र के चेहरे पर भी अब एक मीठी सी मुस्कुराहट आ जाती है और फिर वो फिर से लैपटॉप पर अपनी नजरें लगाकर काम करने लगता है। लेकिन तभी उसका ध्यान कैबिन के दरवाजे पर गया जहां पर किट्टू खड़ी हुई थी और शायद बहुत देर से खड़ी हुई थी, अंदर आना चाहती थी। लेकिन
रुद्र के डर की वजह से वो अंदर नहीं आ रही थी, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि रुद्र उसके साथ भी ऐसे ही बदतमीजी ना कर दे। तो रुद्र ने भी नील की तरफ देखते हुए कहा कि तेरा बच्चा बाहर खड़ा हुआ है, पूछ ले क्यों खड़ा है और किस लिए आया है यहाँ पर। तो नील ने भी अपनी गर्दन घुमा कर देखा और फिर सीधा किट्टू के पास गया। उसने भी दरवाज़ा खोलकर पूछा कि क्या हुआ है, यहाँ पर क्यों खड़ी हो तुम, कोई काम है तो अंदर आ जाओ। तो किट्टू ने धीरे से कहा कि सर वो आपने कल मुझे एक फ़ाइल स्टडी करने के लिए दी थी ना, तो फिर मैंने वो पूरी अच्छे से पढ़ ली है और रिपोर्ट भी तैयार कर ली है। इतना कहकर उसने भी एक फ़ाइल नील की तरफ बढ़ा दी। तो नील ने भी अब फ़ाइल ले ली और बोलता है कि ठीक है, अब तुम जाओ अकाउंटेंट के पास जाओ और उससे ना सारी डिटेल मांग कर लेकर आओ मेरे पास अभी के अभी। देखो हमारी कंपनी ना कितनी कंपनियों के साथ काम करती है, उन सब का डेटा कलेक्ट करो और मुझे कल तक वो सारा डेटा चाहिए। तुम कर दोगी ना किट्टू। तो किट्टू ने भी अब नील की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और चुपचाप वहाँ से चली गई। संजय और संध्या इधर बहुत ही देर से आपस में बैठकर बातें कर रहे थे। किसी ने भी उन्हें एक बार भी आकर डिस्टर्ब नहीं किया था। तो नील ने भी अब सबको स्ट्रिक्टली मना किया था कि उसके पापा के कैबिन में अभी कोई भी नहीं जाएगा। इसीलिए संजय और संध्या एक साथ करीब 2 घंटे तक आपस में बातें करते रहते हैं और एक दूसरे के बहुत ही करीब थे। तो दोनों के चेहरे की मुस्कुराहट आज जा ही नहीं रही थी, आज दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश लग रहे थे। तभी संजय ने भी संध्या की कमर पकड़कर उसे अपनी गोद में बैठा लिया। संध्या भी काफ़ी ज़्यादा हंसते हुए बोलती है कि अरे संजय ये क्या कर रहे हैं आप। संजय ने भी संध्या पर अपनी पकड़ बनाते हुए बहुत ही रोमांटिक आवाज़ में कहा कि अच्छा क्या कर रहे हैं, मतलब तुम मेरी बीवी हो, किसी और की तो बीवी हो नहीं, तो मेरा जो मन करेगा मैं तुम्हारे साथ कर सकता हूँ। संध्या भी धीरे से अब संजय की बाहों में झटपटाती हुए बोलती है कि ये तो सोचिए कि ये ऑफिस है, बच्चे जवान हो गए हैं और अगर कोई यहाँ पर देखेगा तो क्या सोचेगा हमारे बारे में, छोड़िए मुझे। जैसे ही संध्या ने अभी बच्चों का नाम लिया तो संजय का एकदम से मूड खराब हो गया, क्योंकि उसकी आंखों के सामने वो पल एकदम से घूम गया था कि जब रुद्र ने पठान को बहुत ज़्यादा मारा था और जब वो नील को बुलाने गया था तो फिर नील ने भी पठान पर आकर उसे बजाना शुरू कर दिया था और दोनों ने मिलकर पठान को बहुत ज़्यादा मारा था। संजय ने भी अब संध्या को अपनी गोद से उठाकर सोफे पर बैठा दिया और फिर खुद खड़ा हो जाता है। तो वहीं संध्या काफ़ी ज़्यादा हैरानी से संजय की तरफ देखकर बोलती है कि अरे संजय, मैं तो मजाक कर रही थी आपके साथ, आप तो बुरा मान गए। अच्छा सॉरी, माफ़ कर दीजिए, वो ऑफिस में है हम लोग ना, इसीलिए मैंने बोला आपको ऐसा। तो संजय भी इधर उधर चक्कर लगाकर अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश कर रहा था और यही सेम आदत रुद्र के अंदर भी थी। और फिर संध्या अच्छे से जानती थी कि संजय की कौन सी आदत नील में है और कौन सी आदत रुद्र में थी। रुद्र भी अपने गुस्से को शांत करने के लिए इधर उधर चक्कर लगाने लगता था। तो संध्या बोलती है कि ये रुद्र की तरह क्या एक्टिंग कर रहे हैं आप, क्या गुस्सा है क्या। तो संजय ने भी रुद्र का नाम सुना तो अब उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया था। वो दांत पीसते हुए गुस्से से बोलता है कि मैं रुद्र की एक्टिंग करता हूँ या फिर रुद्र मेरी एक्टिंग करता है। तो संध्या भी संजय की तरफ देखकर हैरानी से बोलती है कि अरे बात तो एक ही है ना, आपका ही तो बेटा है, तो फिर आपकी जैसी ही तो हरकतें होंगी ना उसके अंदर। संजय बोलता है कि मेरी जैसी हरकतें नहीं है उसके अंदर, बिल्कुल भी नहीं है, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। संध्या तुम जानती हो ना तुम्हारे दोनों ही बेटों ने क्या किया है, क्या किया है उन दोनों ने अभी के अभी। तो संध्या हैरानी से बोलती है कि क्या किया है उन दोनों ने। संजय काफ़ी ज़्यादा गुस्से में बोलता है कि उन्होंने आज एक आदमी को बहुत ज़्यादा पीटा है, बहुत ज़्यादा मारा है। उसके बाद संजय ने भी संध्या को आज जो कुछ भी ऑफिस में हुआ था सब कुछ बता दिया। संध्या को भी अब ज़्यादा हैरानी नहीं हुई थी और कहीं ना कहीं गुस्सा तो संध्या को भी आ गया था पठान के ऊपर। आखिर किसी की इतनी हिम्मत की जो उसके पति पर ऐसे ही गन तान दे, और उसके बच्चे ने जो कुछ भी किया था वो बिल्कुल ठीक किया था। संजय काफ़ी ज़्यादा गुस्से में संध्या से बोलता है कि दोनों में से कोई भी मेरी बात नहीं सुनता है, कोई भी नहीं, अपनी अपनी चलाते हैं दो के दोनों। मैं कितना मना करता हूँ इन दोनों को, लेकिन फिर भी मेरी बात ही नहीं मानते हैं। मैं परेशान हो गया हूँ तुम्हारे इन दोनों बेटों से, दोनों ने ही मेरा खून पीकर रखा है। आखिरकार दोनों चाहते क्या है मुझे तो कुछ पता भी नहीं है। मैं नील को बुलाकर लेकर आया था ये सोचकर कि वो रुद्र को रोकेगा, लेकिन उसने तो उल्टा उस आदमी पर और भी ज़्यादा उसे बजाना शुरू कर दिया था। अरे तुम जानते भी हो मैं उन दोनों के बीच में कैसे पिसता हूँ, कैसे पिसता हूँ, जीना हराम करके रखा है उन दोनों ने मेरा, जैसे दो पार्ट के बीच में गेहूँ पिसता है ना वैसे ही। संध्या बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ मैं यार, बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आता है इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करूँ, बहुत ज़्यादा टेंशन होती है मुझे। संध्या तो बस अब अपने एक हाथ को अपने गाल पर रखकर संजय की तरफ ही देखे जा रही थी और फिर वो एकदम से खड़ी होती है और धीरे से बोलती है कि मुझे आपसे एक बात करनी थी। संजय बोलता है कि हाँ बोलो, तुम भी बोलो, तुम्हें क्या बोलना है, तुम भी बोल डालो जितना बोलना है, तुम्हारे बेटे कम है ना जो मुझे इतना ज़्यादा परेशान करने के लिए, तुम भी अब मुझे परेशान करोगी। संध्या ने भी अब जबरदस्ती अपने दांत दिखाए और फिर
बोलती है कि मेरी बात सुनकर आप और भी ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। तो संजय ने भी कहा कि तो फिर रुको, रुको मत ना, बोलो जो भी बोलना है ना, जल्दी जल्दी बोल दो और परेशान कर लो मुझे। संध्या एकदम से पीछे हटी और फिर संजय ने भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में कहा कि तुम पीछे क्यों जा रही हो। तो संध्या बोलती है कि क्योंकि अब मैं जो बोलने वाली हूँ उसे सुनकर आपका गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। संजय एक कदम अब संध्या की तरफ आगे बढ़ा और बोला कि क्या बोलना चाहती हो तुम, जल्दी जल्दी बताओ मुझे। संध्या बोलती है कि आप मेरे दोनों बच्चों से परेशान हो गए हो ना, तो ठीक है। संजय ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि हाँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तुम्हारे उन दोनों बच्चों से मेरा बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। संध्या भी बहुत ही प्यार से बोलती है कि वो आज मैं अकेली नहीं आई हूँ। संजय को भी समझ में नहीं आया कि संध्या ने भी क्या कहा है। आप समझ रहे हो ना कि मैं क्या कह रही हूँ। तो संजय ने भी ना में अपनी गर्दन हिला दी और फिर संध्या बोलती है कि वो शुभ और निहाल भी मेरे साथ में ही आए हैं और वो अब ऑफिस में ही काम करेंगे, वो भी यहाँ पर ही रहेंगे आपके साथ। ये सुनकर तो संजय की आंखें हैरानी से और भी ज़्यादा फैल गई और वो तो अपनी चेयर के पास आया और एकदम से बैठ गया। और संध्या, उसे तो एकदम से हंसी आ गई थी। आखिरकार वो हंसी रोक भी नहीं पा रही थी अपनी, एकदम से हंस पड़ती है। संजय ने काफ़ी ज़्यादा गुस्से में उसे घूर कर देखा और बोला कि मैं पहले ही दो से परेशान हूँ, तुम दो को लेकर और आ गई मेरे पास, जानवर कहीं के। संध्या बोलती है कि सच्ची आप गुस्से में बोल रहे हैं, मेरे बच्चे जानवर नहीं है, शेर हैं शेर और चीता है चीता। संजय भी दांत पीसता हुआ बोला कि शेर चीते भी जानवर ही होते हैं। तो संजय ने भी अब अपने सिर पर अपना हाथ रख लिया था। इस वक्त संजय बहुत ही ज़्यादा बेबस सा लग रहा था। संध्या मुस्कुराकर संजय के पास आती है और उसके सिर को हल्का हल्का सा दबाते हुए बोलती है कि अरे इतना परेशान क्यों होते हैं, आपको बच्चे हैं, बच्चे नहीं हैं, वो शेर हैं शेर। आपको ना समझ ही नहीं आता है, आपके बच्चे बहुत प्यार करते हैं आपसे। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपके पास चार चार शेर हैं। और एक बात जो अभी कह देती हूँ आपसे, रुद्र और नील तो फिर भी बहुत ज़्यादा समझदार हैं, बात सुन भी लेते हैं आपकी, सही गलत की परख भी है उन्हें। लेकिन शुभ और निहाल वो तो बहुत ही ज़्यादा शैतान है, बहुत ज़्यादा। उन्होंने तो मेरा नाक में दम किया हुआ है, उन दोनों से थोड़ा सा बचकर ही रहना आप। ये सुनकर तो संजय ने भी अपना एक हाथ संध्या की कलाई पर रखा और उसे अपने पीछे घुमाकर अपने आगे कर लिया और फिर बोलता है कि तुम जानती हो कि तुम क्या बोल रही हो, मैं उनसे दूरी बनाकर रखूं। तो संध्या बोलती है कि दूरी का मतलब ये नहीं है कि उससे दूर हो जाओ या उससे बात मत करो, आप बस उनसे बहस बिल्कुल भी मत करना, वो कुछ ना ज़्यादा ही जवाब देते हैं, बहुत ज़्यादा पटर पटर करते हैं वो दोनों। और हाँ, निहाल कभी झूठ नहीं बोलता है, तो आप कभी भी उससे ऐसा कुछ भी मत पूछना कि वो बिना फिल्टर किए ही ऐसे ही फक से बोल देगा, वो बहुत सीधा है ना, बहुत झट से सारी चीज़ें बोल देता है। संजय आंखें फाड़ कर अब संध्या की तरफ ही देख रहा था और वो बोलता है कि हमारे चारों बच्चों में कोई भी सीधा नहीं है क्या, किसी बाहर वालों को जाकर ये बात मत बोलना आप, वरना तुम पर ही हंसेगा सब। तो संध्या मुस्कुराकर बोलती है कि ऐसी बात नहीं है संजय, हमारे चारों ही बच्चे बहुत ज़्यादा शरीफ हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं और बहुत मासूम भी हैं। संजय ने भी अपनी हथेली अपने माथे पर मार ली और फिर ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए बोलता है कि मैंने जो आज देखा है ना, उसके चलते मुझे नहीं लगता है कि हमारा कोई भी बच्चा शरीफ और शांत होगा। वो सब कुछ छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि आज यहाँ पर क्यों आई थी तुम। तो संध्या बोलती है कि अरे बताया तो आपको, निहाल और शुभ दोनों ही यहाँ पर आए हैं, उन्हीं के साथ आई हूँ उन्हें छोड़ने के लिए। तो संजय बोलता है कि अच्छा, और वो दोनों नालायक हैं कहाँ पर, अभी तक सामने क्यों नहीं आए। तो संध्या ने भी अपने कंधे उचकाकर कहा कि पता नहीं, कह रहे थे कि फैक्ट्री का चक्कर लगाकर अभी 2 मिनट में आ रहे। मैंने कहा था कि हाँ हाँ क्यों नहीं, आखिरकार उनकी फैक्ट्री है तो उनकी फैक्ट्री को तो वो देखेंगे ही ना। तो संजय ने भी गहरी सांस लेकर संध्या की तरफ देख रहा था और फिर तभी संध्या भी संजय के थोड़ा सा करीब आ गई और उसकी गोद में बैठते हुए बोलती है कि अच्छा, वो सब कुछ छोड़िए, आप ये बताइए कि हवेली कब आएंगे। संजय का मूड अब थोड़ा थोड़ा सा ठीक हो गया था, उसने भी संध्या के गाल पर अपना हाथ लगाकर बहुत ही प्यार से कहा कि तुम्हारे साथ ही चलता हूँ ना, कुछ दिन वहीं पर रह लूँगा, थोड़ा सा आराम भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी का आज का एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है। अब एंट्री हो गई है कहानी में शुभ और निहाल की। अब कहानी सच में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्या चारों ही भाई मिलकर निकाल पाएंगे अपने पापा को इस दलदल से, और क्या होगी आगे की कहानी, सारी चीज़ें पता चलेंगी नेक्स्ट एपिसोड में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।